बच्चों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ कॉन्सेप्ट इम्प्रूवर। आज इस वीडियो के साथ हम कंप्लीट कर लेंगे हमारी क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो कि है हाउ व्हेन एंड वेयर। ये जो है सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का। फर्स्ट पार्ट जो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ से जा कर के वो वीडियो देख सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग योर मोर टाइम, चलो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमारी इंडियन हिस्ट्री को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट से, जो कि है कॉलोनियल पीरियड। ये कौन सा पीरियड था? इस टाइम पे जो है ब्रिटिशर्स केम टू द कंट्री एंड एस्टेब्लिश देयर रूल बाय डिफीटिंग द लोकल नवाब्स एंड राजास। इस टाइम में जो है हमारे जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारी कंट्री पे आए थे। किस लिए? हमारी कंट्री पे राज करने के लिए और उसे अपने अंडर करने के लिए। और ये किस तरीके से वो कर सकते थे? हमारे नवाब्स और राजाओं को हरा करके। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। फॉर दिस पर्पस ब्रिटिशर्स एस्टेब्लिश द कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। दे कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस एंड परचेज द गुड दे वांटेड एट लोअर प्राइसेस एंड प्रोड्यूस द क्रॉप दे नीडेड फॉर द एक्सपोर्ट पर्पस। मतलब इस चीज़ के लिए, हमारी कंट्री के ऊपर रूल करने के लिए उन्होंने पूरा एक कंट्रोल जमा लिया था हमारी इकोनॉमी, हमारी सोसाइटी पे। टैक्स वसूलना, रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर दिया था उन्होंने हमारे लोकल पीपल से, जिसकी मदद से, जिस टैक्स की या फिर जिस रेवेन्यू की मदद से वो अपने खर्चों को पूरा कर सकते थे। इसके अलावा वो हमारे जो चीज़ें, हमारी जो गुड्स हैं हमसे ख़रीदते थे कम पैसों पे। इसके अलावा सिर्फ वही जो है फसलें उगाई जाती थी जिनको वो ब्रिटिशर्स यूज़ कर सकें एक्सपोर्ट पर्पज़ के। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट इन वैल्यूज़ एंड टेस्ट, कस्टम एंड प्रैक्टिसेस। जो ब्रिटिश रूल था उन्होंने एक चीज़ तो अच्छी कर दी। उनके आने के बाद काफ़ी लोगों को काफ़ी हद तक पता चल गया कि उनके कल्चर, उनके कस्टम, उनके टेस्ट और उनकी प्रैक्टिसेस की इंपॉर्टेंस क्या थी। ठीक है, जब कोई चीज़ आपके पास होती है तब तक आपको उसकी वैल्यू का नहीं पता होता है। एक बार जब वो छिन जाए तब आपको काफ़ी हद तक पता चल जाएगा कितनी इंपॉर्टेंट वो चीज़ थी। ठीक है, ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ था। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। When the subjugation of one country by another country leads to these kind of political, economical, social and cultural changes, we refer to this process as colonization. इसका मतलब है जब कोई और कंट्री हमारी कंट्री के अंदर आकर के रूल्स बनाने शुरू कर दे, पॉलिसीज़ बनानी शुरू कर दे और हमें वो फॉलो करना पड़े, ठीक है, चाहे हम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, उसे कहते हैं क्या? कॉलोनाइजेशन। मतलब वो सीधा चेंजेस इम्प्लीमेंट कर दे कि ये चेंजेस हैं और ये आपको मानने ही पड़ेंगे। इकोनॉमिकल चेंजेस हैं, कोई नई पॉलिसी बना दिया, राज हमारे ऊपर करना शुरू कर दिया। सोशल चेंजेस, हमारे कल्चर में कोई नया, उन्होंने कस्टम में कोई नए बदलाव कर दिए। तो ये सब अगर हमें मानना पड़ जाए, कोई और कंट्री हमारे ऊपर रूल कर रही है, उसे कहते हैं कॉलोनाइजेशन। अब पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाउ डू वी नो। मतलब इस पॉइंट के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमें जो है पता चला हमारी हिस्ट्री के बारे में, कितने साल पुरानी जो ये बातें हैं, हमें इसके बारे में एविडेंस मिला कहाँ से। The historians used various sources in writing about the modern history of India, that is about last 250 years of Indian history। मतलब हमारे जो हिस्टोरियंस हैं उन लोगों ने काफ़ी सारे सोर्सेज की मदद से हमारी हिस्ट्री के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी करी है, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी करी है। कौन सी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं? मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब है आज से 250 साल पहले, 250 ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो कौन से एविडेंस मिले थे या फिर कौन से जो है सोर्सेज के थ्रू हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में पता चला। फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज। जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने क्या क्या रूल्स, क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई, उनके जो गवर्नमेंटल रिकॉर्ड्स थे, ये जो है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स था जिसके थ्रू हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिली। अपार्ट फ्रॉम दिस, every instruction, plan, policy, decision, agreement, investigation was written just because the Britishers believed that the act of writing was important। मतलब ये सभी जितने भी प्लान, एग्रीमेंट या डिसीजन, पॉलिसीज़ जो कि बनाए थे ब्रिटिशर्स ने, ये सभी रिटर्न में क्यों हैं? क्योंकि ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि जितने भी ये प्लान, पॉलिसीज़, डिसीजन या फिर एग्रीमेंट्स हैं, इन सब का एक रिटर्न रिकॉर्ड होना चाहिए जिनकी आगे जाकर की ज़रूरत पड़ सकती है। For this purpose, the Britishers set up a record room attached to the administrative instructions. They felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved। इसी कारण से उन्होंने एक सेपरेट रूम भी बनवा दिया था जिसका नाम था रिकॉर्ड रूम, जहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट लेटर्स हैं,
वो सब बिल्कुल ही सावधानी से रखे जाएंगे और उनके साथ में कोई भी छेड़छाड़ ताकि ना हो सके। आगे पढ़ते हैं। इन अर्ली 19th सेंचुरी द डॉक्यूमेंट्स वर केयरफुली कॉपीड आउट एंड ब्यूटीफुली रिटन बाय द कैलीग्राफिस्ट। अर्ली 19th सेंचुरी में जितने भी डॉक्यूमेंट्स थी उनकी एक कॉपी बनवाई गई। किसके द्वारा? कैलीग्राफिस्ट को बुलाया गया, जिनकी राइटिंग अच्छी होती है उन्हें कहते हैं कैलीग्राफिस्ट। उन लोगों ने क्या किया, उन डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी तैयार करी। इसके बाद देखो मिडिल 19th सेंचुरी में क्या हुआ, प्रिंटर्स आ चुके थे इस टाइम तक, जिसकी मदद से जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उनकी बहुत सारी कॉपी करवा ली गई थी। ठीक है, द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग एंड मल्टीपल कॉपीज। इसका मतलब वही है कि उन जितनी भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थी उनकी एक कॉपी करवा के रख ली गई। अब आगे पढ़ते हैं। सर्वे बिकम इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये सर्वेज जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट कब बन गए? कौन से सर्वेज की बात कर रहे हैं? जो कि कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर हुए, जब ब्रिटिशर्स आए थे तब कौन से सर्वेज हुए और ये किस तरीके से हमें हेल्प करते हैं हमारी हिस्ट्री के बारे में जानने में। ठीक है, पढ़ते हैं इनके बारे में। द ब्रिटिशर्स बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कैन बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटेड। मतलब ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि एक कंट्री के ऊपर राज करने से पहले या एक कंट्री के ऊपर रूल्स इंप्लीमेंट करने से पहले उस कंट्री के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल सर्वेज टू मैप द एंटायर कंट्री। मतलब अर्ली 19th सेंचुरी में उन्होंने पूरी जो कंट्री थी उसके बारे में एक डिटेल सर्वे किया, पूरी कंट्री के बारे में जानने के लिए। ठीक है, कौन से सर्वेज की बात हो रही है? रिवेन्यू सर्वेज इन द विलेज। जितने भी गांव थे उनमें रिवेन्यू सर्वेज किए गए। इसके अंदर क्या करा गया, सोइल की क्वालिटी, मतलब किस तरीके की सॉइल जो है उस पर्टिकुलर एरिया में है। इसके अलावा कितने प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पर हैं, कौन सी स्पीसीज़ हैं उनकी, उस गांव की या फिर उस एरिया की पुरानी हिस्ट्री क्या रह चुकी है। इसके अलावा क्रॉपिंग पैटर्न किस तरीके का वो अडॉप्ट करते हैं अपनी क्रॉप प्रोडक्शन में। आगे देखो, इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के एंड होते होते कौन से सर्वेस करवाए गए? द सेंसस ऑपरेशन वर हेल्ड इन एवरी 10 ईयर्स। जो जनगणना है ये करवानी शुरू करवा दी गई थी कि हर 10 साल में जो है सेंसस रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जनगणना होगी। लास्ट सेंसस कब हुआ था? 2011 में। अब कब होगा? 2021। अब देखो ये सेंसस रिपोर्ट होती क्या है। इस रिपोर्ट के अंदर जो है एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा जाता है कि कौन से एरिया की कितनी पॉपुलेशन है, इसके अलावा कौन सी कास्ट के लोग कितने परसेंट हैं, रिलीजन के लोग कितने परसेंट हैं, ऑक्यूपेशन क्या है उनका, लिटरेसी रेट क्या है और सेक्स रेशियो क्या है कि लड़कियां कितनी हैं और लड़के कितने हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे ये क्या बातें नहीं बता पाए। ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट एंड व्हाट दे ले बिहाइंड देयर एक्शंस। मतलब ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें ये नहीं बता पाए कि जो लोग हमारे इंडिया में हमारी कंट्री में रहा करते थे, ब्रिटिशर्स के रूल, ये प्लान, ये डिसीजन एग्रीमेंट बनाने के बाद उनके ऊपर क्या बीती या फिर उनको ये चीज़ें किस तरीके की लगी, उनकी फीलिंग क्या थी, वो जो काम कर रहे थे या फिर जो उनके ऊपर पॉलिसीज़, रूल्स इम्प्लीमेंट किए गए, क्या वो उनसे खुश थे या नहीं थे। वी नीड टू लुक दीज थिंग्स इन द अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स विच आर मोर डिफिकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। इन सभी चीज़ों की जानकारी पाने के लिए कि उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था, उनकी फीलिंग्स क्या थी, इसी चीज़ के लिए जो है अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स ढूंढे गए और उनसे जो है इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड निकाली गई। अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स का मतलब, अनऑफिशियल रिकॉर्ड के सोर्सेज हुआ करते थे डायरी ऑफ पीपल, ऑटोबायोग्राफीज, न्यूज़पेपर्स, रिटन रिकॉर्ड ऑफ पोएट, नोवेलिस्ट एंड पॉपुलर बुकलेट्स। ठीक है, अनऑफिशियल रिकॉर्ड हुआ करते थे, लोग जो डायरी लिखा करते थे वो, उनकी ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा, न्यूज़पेपर, जो पोएम या फिर जो नोवेल लिखा करते थे पोएट्स या फिर नोवेलिस्ट वो, या फिर इंपॉर्टेंट बुक्स, इनके थ्रू कोशिश की गई जो है इन लोगों की या फिर हमारी कंट्री के में जो लोग रहा करते थे उनको क्या जो है फील होता था जब ये ब्रिटिशर्स ने पॉलिसीज़ उनके ऊपर इम्प्लीमेंट की थी। अब आगे पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ अनऑफिशियल रिकॉर्ड। इन अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स की भी एक लिमिटेशन थी। क्या लिमिटेशन थी? कि इन्हें वही लिख सकते थे जो पढ़े लिखे हों। अब जो पढ़े लिखे ही ना हो वो किस तरीके से अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखें या डायरी कैसे लिखें। सो इसी कारण से जो है प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं मिल पाया हमें कि उस टाइम पे जो इम्प्लीमेंट की गई थी पॉलिसीज़ या फिर जो जितने भी रूल किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, इसका जो है प्रॉपर क्या इम्पैक्ट पड़ा था हमारे इंडियंस पे या फिर उन लोगों की उस टाइम पे क्या कंडीशन थी। ठीक है, बस एक अंदाज़ा लगाया जाता है या फिर एक जो है एस्टिमेट लगाया जाता है। दैट्स इट, चैप्टर हुआ कंप्लीट। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट ज़रूर करना कि आपको इस चैप्टर में ये डाउट है। थैंक यू।